नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। मैं पूजा वर्मा। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी तरह हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े हैं और हमारे वीडियो को लगातार देखते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज के हम अपने इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं पॉलिटी से संबंधित संविधान के अनुच्छेद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उनका गठन कैसे होता है, किस अनुच्छेद में किस सब अधिकार के बारे में बताया गया है, जो कि ये सारे आपके अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न आपके यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं प्रश्नों की सीरीज़ हम आपके लिए लेकर के आए हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। चलिए हम आज की अपनी प्रश्नों की सीरीज़ शुरू करते हैं। हमारे स्क्रीन पर हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार से संबंधित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो समता के अधिकार से संबंध रखता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या फिर उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है, ठीक है। और उन्हीं में जो हमारा पहला समानता का अधिकार है, अनुच्छेद नंबर 14 to 18, अनुच्छेद नंबर 14 to 18 समानता के अधिकार में ही हमें ये सारे समानता के अधिकार, समता के अधिकार से संबंधित बताया गया है। तो चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 270। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 36। तो आपको बताना है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 32। ये मूल अधिकारों के प्रवर्तन कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रिट जारी करने का आधार देता है, ठीक है। मतलब कि अनुच्छेद 32 में हम सर्वोच्च न्यायालय के पास 5 प्रकार के रिट जारी करने का हमारे पास अधिकार होता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय भी कहा है। तो आपको ये आर्टिकल 32 बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय या आत्मा कहा है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 47। आपको बताना है संविधान के कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी कि अछूतता को निषेध दिया है। तो हमारा जो मूल अधिकार थे भाग 3 असमानता का अधिकार के अंतर्गत ही अनुच्छेद नंबर 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 70 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया था, जो कि समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 44 या फिर अनुच्छेद 45। आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाता है, ठीक है, वो सभी नागरिकों के लिए समान है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
आर्टिकल नंबर 44, जो कि हमारे नीति निदेशक संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उनके मूल विषय से संबंधित हो जाता है। तो अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया था कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान दिया गया था। किस संहिता में? अनुच्छेद 44 में। तो मैं आशा करती हूँ आपको हमारी ये प्रश्नों की सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। आप इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए। यदि आपको हमारी ये प्रश्नों की सीरीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो को देख पाएँ और इसी तरह से आप हमारे वीडियो पर जुड़े रहें। तो चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उद्यमों संबंधित समिति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी तक देखिए हमने आर्टिकल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं वो हमारे ऑलरेडी पूछे जा चुके सारे प्रश्न हैं, जो कि बहुत ही तरीके से अलग अलग तरह से हमसे एग्ज़ाम में पुटअप किए जाते हैं। हो सकता है आपसे आर्टिकल नंबर दे करके पूछ ले कि ये किससे संबंधित है, या फिर उस संबंधित से जैसे समता का अधिकार है वो दे दिया आपसे और आपसे आर्टिकल नंबर पूछ लिया। तो बहुत तरह से एग्ज़ाम में हमारे ये प्रश्न पुटअप किए जाते हैं। इसलिए आपसे हमारा यही अनुरोध है कि आप बहुत अच्छे से आर्टिकल को पढ़ें और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। हमारा जो अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। लोक लेखा समिति होगी या प्राक्कलन समिति होगी, सार्वजनिक उद्यमों से संबंधित समिति होगी या फिर इनमें से कोई नहीं होगी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति। ठीक है, हमारे भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। और 1950 में इस समिति में 30 सदस्य होते थे। आपको हम इसकी हिस्ट्री में जैसे बता रहे हैं कि प्राक्कलन समिति में 1950 में इस समिति में कितने सदस्य होते थे? टोटल 30 सदस्य होते थे और ये सदस्य लोकसभा से ही मनोनीत किए जाते थे। टोटल हमारे 30 सदस्य लोकसभा से ही मनोनीत यानी चुने जाते थे और इनके कार्यों की वार्षिक अनुदानों की जांच करना, अतिरिक्त एवं पूरक अनुदानों पर चर्चा करना, इसके साथ ही मितव्ययी समिति भी इसे कहा जाता था। आपको देखिए एक नाम और याद रखना है कि प्राक्कलन समिति को स्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता था। प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ था? 1950 में। इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। अच्छा, भारतीय संसद की तो सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है, लेकिन है कितनी समितियाँ? टोटल स्थायी समितियों में 3 समितियाँ। कौन कौन सी? लोक लेखा समिति, फिर हमारी प्राक्कलन समिति, फिर लोक उपक्रम समिति। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में संसद का क्या तात्पर्य है? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिमंडल। आपको बताना है जो हमारी भारतीय संसद है, भारतीय संसद व्यवस्था है, वो कैसे बनी है, क्या है उसका अर्थ। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। यानी कि हमारी भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर के बनी है। ठीक है, और अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होती है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी और यह संसद हमारी राष्ट्रपति एवं 2 सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा हमारी निम्न सदन, राज्यसभा हमारी उच्च सदन से मिलकर बनेगी। ठीक है, तो भारत में संसद का हमारा तात्पर्य ये है। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। संसद के दोनों सत्रों के बीच कितना अधिकतम समय होता है? 3 माह, 9 माह, 6 माह या फिर 1 माह? आपको बताना है कि जो संसद के सदन होते हैं, जो उनके सत्र होते हैं, उनके सत्रों के बीच में कितना समय होता है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। यानी कि संसद के जितने भी सत्र होते हैं, दोनों सत्रों के बीच में अधिकतम समय 6 माह का होना चाहिए। और संसद के कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? बजट सत्र, मानसून सत्र एवं शीतकालीन सत्र। ठीक है। और भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में समय समय पर अधिवेशन होते हैं। इन्हीं अधिवेशन को हम क्या कहते हैं? सत्र कहते हैं। ठीक है। और 3 सत्र होते हैं जो कि हमने आपको अभी बताया, और इनके बीच में अधिकतम समय होता है 6 माह का। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, या फिर जनता के प्रति? आपको बताना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के प्रति। ठीक है। और लोकसभा का गठन कब हुआ था? अनुच्छेद 81 में। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान दिया गया है। ठीक है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और लोकसभा में हमारे टोटल सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? 552। ठीक है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, परंतु अभी वर्तमान में 545 सदस्य हैं। ठीक है। वर्तमान में 545 सदस्य हैं, जिसमें से ठीक है, और इसमें 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से एवं 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित होते हैं। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सम्मिलित रूप से जवाबदेह होती है? भारत के राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, या फिर जनता के प्रति? जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है वो मंत्रिपरिषद किसके प्रति सम्मिलित रूप से जवाबदेह होती है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद के प्रति। तो हमारी जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है वह भारत द्वारा अपनाई गई संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्र के सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, परंतु वह नाम मात्र का प्रधान होता है। ठीक है। और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। किस आर्टिकल में ये हमारा वर्णन किया गया है? आर्टिकल नंबर 75(3) में। ठीक है। अनुच्छेद 75(3) में। अब देखिए आपसे ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार क्या वर्णन किया गया है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन मतलब जैसे कि जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन को ऑप्शन में रख देंगे और ऑप्शन को क्वेश्चन बना देंगे। तो आपको दोनों तरह से प्रिपेयर रहना है, इसलिए आप डिटेल में पढ़िए इसे, और हम आपको अपने आने वाले वीडियो में डिटेल क्लास ज़रूर देंगे। तो चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन संसद का भाग नहीं है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, या फिर प्रधानमंत्री? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। यानी कि संसद जो होता है हमारा वो तीन लोगों से तीन सदस्य से मिलकर के बना होता है। जैसे कि हमने आपको अपने इसके पहले के प्रश्न में भी अभी बताया था कि राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा इन तीनों से मिलकर के ही हमारे संसद का निर्माण हुआ है। ठीक है। चलिए अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या फिर उपराष्ट्रपति? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? हमारे प्रधानमंत्री जी ही राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं।
चलिए अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्माण में मुख्य भूमिका कौन अदा करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा? देखिए, हमारे संसद की जितने भी केंद्रीय मंत्री परिषद होते हैं उनका निर्माण कौन करता है, उन्हें कौन नियुक्त करता है, आपको ये बताना है। तो निर्माण में इनकी भूमिका निभाने वाले कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी। तो प्रधानमंत्री जी, ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मंत्री परिषद में कौन कौन से मंत्री शामिल होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ठीक है, और इन सभी का कार्य भी अपना अलग अलग होता है। इन्हें कौन मनोनीत करता है, इनका निर्माण कौन करता है? प्रधानमंत्री। चलिए अब हम अपना इस सीरीज का अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति या फिर दोनों सदनों के प्रति? तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के प्रति। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं। ये अब हमारी सीरीज का आखिरी प्रश्न है। आपने देखा कि हमने आपको बहुत ही कम समय में इन 15 क्वेश्चंस को कराया है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 15 क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपका बहुत ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए, अप्रॉक्स एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही लिया होगा हमने, और आपको हमने 15 क्वेश्चन पूरे टोटल कंप्लीट करा दिए। तो चलिए अब अपना आखिरी प्रश्न भी कर लेते हैं। राज्यसभा और लोकसभा में किसी बिल पर समझौता न होने पर मामला सौंपा जाता है। भारत के राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति को या फिर राज्यसभा एवं लोकसभा की संयुक्त बैठक को? तो जल्दी से बताइए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा एवं लोकसभा की संयुक्त बैठक को। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में किसी भी बिल पर अगर समझौता नहीं होता है तो वो मामला राज्यसभा एवं लोकसभा की संयुक्त बैठक को सौंप दिया जाता है। फिर उस मामले पर डिस्कशन होकर उसका निर्णय लिया जाता है। तो आपने देखा कि हमने आपको बहुत ही कम समय में आपको ये 15 क्वेश्चन की सीरीज करा दी। यदि आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। तो इसी तरह से आप हमारे वीडियो में बने रहें, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।